Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Artemis mission. Important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. देखिए आर्टेमिस मिशन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। कोल्ड वॉर आपको पता है इट स्टार्टेड राइट आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएस एंड यूएसएसआर हैड एंटर्ड इनटू अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस इन ऑर्डर टू स्टॉप नाजीज। लेकिन उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो थे ही। यूएस एंड इट्स अलाइज मेनली वांटेड टू फॉलो एंड प्रिवेल and spread the idea of liberalism market model, जबकि USSR was created on the idea of socialism and it wanted to spread socialism। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। यही कारण है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, ये जो दो पावर सेंटर्स थे इनके बीच में आपस में राइवलरी शुरू हो गई, जिसको नाम दिया गया है कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था। यूएस और यूएसएसआर और उसके अलाइज जो हैं वो सीधा सीधा आपस में कन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं हो रहे थे। दे वेयर इनटू सम पावर प्रोजेक्शन, अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो कोल्ड वॉर में सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं था, इसी कारण से इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। इट वॉज नॉट एक्टिव कन्फ्लिक्ट। अब देयर वर डिफरेंट एरियाज ऑफ पावर प्रोजेक्शन, जहाँ पे दोनों ग्रुप्स अपने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो अलग अलग एरियाज में कंपटीशन चल रहा था, जैसे न्यूक्लियर रेस। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स के बीच में चल रहा था स्पेस रेस। स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कितना डेवलप्ड है। अगर आप ज़्यादा डेवलप्ड हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, आपने ज़्यादा कुछ अचीव किया है, कंट्रीब्यूट किया, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये साबित हो जाता है कि आपका मॉडल भी बेहतर है। सो वन अरीना ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर allies during the Cold War was space race। और स्पेस रेस में पहले आगे निकलता हुआ दिखा यूएसएसआर, जब उसने 1957 में स्पुतनिक 1 भेजा, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस। तो 1957 में जब पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा यूएसएसआर ने, तो यूएसएसआर का एक तरीके से पूरी दुनिया भर में एक इमेज क्रिएट हो गया कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे है, बेहतर है। इसी के जवाब में फिर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अनाउंस किया कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड ऑफ 60s, अमेरिका विल लैंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन मून। अमेरिका विल लैंड मैन ऑन मून। मून की धरती पे एक इंसान को लैंड कराएंगे या इंसानों को लैंड कराएंगे, ऐसा अमेरिका ने अनाउंस किया 1961 में। ये दिस अनाउंसमेंट वाज ऑफ कोर्स फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन, वो तो है ही, लेकिन इट शुड आल्सो बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर। लक्ष्य था कि कैसे भी हम यूएसएसआर से आगे होकर के दिखाएं इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका आगे था ही, उसने सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ट्रिनिटी टेस्ट, वो सब आपको पता है। डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपनहाइमर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एटम बॉम्ब, और उसके बाद उसने एटम बॉम्ब को एक्सप्लोड भी किया नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका आगे था ही, स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा था। बट अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी यूएसएसआर को चैलेंज करने के लिए जॉन एफ कैनेडी यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि 1960s के एंड तक हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड करा देंगे, नासा के एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड कराएंगे। और ऐसा करने में नासा सक्सेसफुल हुआ भी। 1969 में अपोलो 11 मिशन की मदद से एस्ट्रोनॉट्स वर लैंडेड ऑन मून। अपोलो प्रोग्राम जो नासा ने रन किया 1960s में, उसमें टोटल 17 मिशंस भेजे गए एक के बाद एक। उसमें से 11 मिशंस वेयर क्रूड मिशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10-12 ईयर्स, कम से कम 12 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो अमेरिका से या आप कह सकते हैं नासा के एस्ट्रोनॉट जिन्होंने मून के ऊपर लैंड किया। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ
कि अपोलो मिशन वाज नॉट वन लोन मिशन, उसमें भी 17 अलग अलग मिशंस भेजे गए। पहले कुछ अनक्रूड मिशन भेजे गए, बाद में क्रूड मिशन भेजे गए जो सिर्फ ऑर्बिट करके आ गए मून का, और उसके बाद थर्ड स्टेज में भेजे गए क्रूड मिशन जो मून के ऊपर लैंड हुए, और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स वहां से निकल करके उन्होंने मून पे वॉक भी किया। You know, you must be remembering the name of Neil Armstrong. He is considered to be the first human to walk on moon. He was on board Apollo 11. तो अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग मिशन भेजे गए, उसमें से अपोलो 11 का हिस्सा थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हु बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। ये अमेरिका का जवाब था यूएसएसआर के लिए इन द फील्ड ऑफ स्पेस रेस, क्योंकि यूएसएसआर ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा 1957 में, स्पुतनिक 1। साथ ही साथ यूरी गैगरिन ऑफ यूएसएसआर हैड बिकम फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इन स्पेस इन 1961। तो शुरुआत में यूएसएसआर आगे दिख रहा था अमेरिका के मुकाबले इन स्पेस रेस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। बाद में अमेरिका ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया, मून की धरती पे एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करा के। तो ये है स्पेस रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए 1970s में ही 69 में पहला मून पर्सन लैंड हुआ मून के ऊपर। उसके बाद 72 तक इस तरह के और कुछ क्रूड मिशन भेजे गए, जिसमें ओवरऑल टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स वॉक ऑन द लूनर सरफेस। ये मिशन लगभग अपोलो मिशन चलते रहे 1972 तक। अब उसके लगभग 50 साल बाद 2020s में नासा वापस से लेकर के आई है आर्टेमिस मिशन। NASA will be launching Artemis mission in association with other space agencies like European Space Agencies and Canadian Space Agency. Artemis, the name Artemis has been taken from mythology. Artemis was the name of twin sister of Apollo. तो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो की ट्विन सिस्टर का नाम आर्टेमिस है। इसी कारण से अपोलो मिशन जैसा ही लक्ष्य है आर्टेमिस का, इस कारण से आर्टेमिस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। इसमें भी अपोलो मिशन की तरह ही ह्यूमंस विल बी सेंट ऑन मून। बट अब सवाल ये उठता है कि जो काम हम 50 साल पहले, हम मतलब नासा 50 साल पहले कर चुकी है, अब वो काम दोहरा क्यों रही है? क्या फायदा होगा आर्टेमिस मिशन को भेज करके? तो इसके पीछे का कारण ये है कि अब लक्ष्य जो है वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स नहीं है। आप देखो तो अपोलो मिशन के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन तो लक्ष्य था ही, उससे बड़ा लक्ष्य था पावर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। लेकिन अब इस आर्टेमिस मिशन में पावर प्रोजेक्शन तो हमेशा ही रहेगा। नासा अगर आर्टेमिस मिशन भेजता है, अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस से मून पे भेजता है, तो अमेरिका का पावर तो प्रोजेक्ट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस बार लक्ष्य है और हायर स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का। इस बार ह्यूमंस विल बी सेंट ऑन मून इन आर्टेमिस मिशन अगेन लाइक अपोलो मिशन। बट इस बार लक्ष्य है कि मून को एक बेस बनाया जाए फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स। तो इस बार टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इज द बिगर गोल रादर देन पावर प्रोजेक्शन। आर्टेमिस मिशन को 3 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा, आर्टेमिस 1, 2 and 3. Artemis 1 has been already launched in the year 2022. It was an uncrewed mission. उसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं भेजे गए। एक ओरियन नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा गया मून के ऑर्बिट में, वो घूम करके वापस से अर्थ में आ गया, उसको रिट्रीव कर लिया गया। दैट वाज आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 2 अभी न्यूज में है, अलग अलग अखबारों में आर्टिकल आ रहा है आर्टेमिस से रिलेटेड। रीजन बीइंग आर्टेमिस का सेकेंड फेज वाला प्रोग्राम अभी लॉन्च किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, जो पहले बार अनक्रूड मिशन के तौर पे भेजा गया था, उस ओरियन स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जाएंगे विथ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। And these astronauts will not land on moon. They will orbit around the moon and then come back. And then Artemis 3. It is expected by next year 2027 या by 2028, next to next year. Artemis 3 में ह्यूमन लैंडिंग कराई जाएगी ऑन द मून सरफेस।
लेकिन ये अपोलो के मुकाबले थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया जाएगा ऑन मून्स साउथ पोल, और यहाँ पे फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म स्टे ऑन मून एंड डूइंग डीपर रिसर्च ऑन मून सरफेस। अपोलो और आर्टेमिस मिशन में जो क्रू चुने गए हैं उनके बीच में भी अंतर है। अपोलो मिशन में सारे के सारे क्रू मेंबर जो थे दे वेयर वाइट मेन। उनको चुनने के पीछे का जो बेसिस था दैट वाज कि उनके पास एयर फोर्स का या मिलिट्री का पायलट एक्सपीरियंस था, तो उसके बेसिस पर उनको चुना गया और उनको अपोलो मिशन के लिए भेजा गया। ऑल ऑफ देम वेयर वाइट मेन। लेकिन आर्टेमिस मिशन में डाइवर्सिटी पे फोकस किया जा रहा है। उसमें वेमेन, पर्सन ऑफ कलर, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो बीइंग चूजन। फॉर एग्जाम्पल आर्टेमिस 2 में 4 एस्ट्रोनॉट जो भेजे जाएंगे उसमें से एक विमेन है, एक कलर्ड पर्सन है, एक पर्सन कैनेडियन सिटीजनशिप के हैं। तो इस तरीके से आर्टेमिस मिशन में जो क्रू मेंबर्स हैं उनके बीच में भी डाइवर्सिटी चुना जा रहा है या रखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर मून के ऊपर दोबारा क्यों जा रहे हैं, व्हाट्स द बेनिफिट। थोड़ा तो हिंट्स मैंने आपको दिया ही कि अपोलो मिशन में तो मेन लक्ष्य था कोल्ड वॉर के अंदर पावर प्रोजेक्ट करना, दैट वाज मेन एम ड्यूरिंग द अपोलो मिशन। इस बार डीपर रिसर्च करना लक्ष्य है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर रिटर्निंग ऑन मून। कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इट इज लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। जो चीज पहले से हम आती है, हम जो कर चुके हैं उसको दोबारा करके क्या फायदा, लेकिन ऐसा है नहीं। आर्टेमिस मिशन विल बी सुपीरियर विथ रेस्पेक्ट टू अपोलो मिशन। रिसोर्स पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाएगा। मून के ऊपर अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेटल लाइक आयरन, टाइटेनियम या हीलियम भी मून के एटमॉस्फेयर में मिल सकता है। हीलियम ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। प्लस मून के ऊपर वाटर भी है इन द आइस फॉर्म। उस वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजर फॉर आवर रॉकेट, या वाटर से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं विच कैन एक्ट एज ए फ्यूल। तो ये सब चीजें टेस्ट करनी अभी बाकी है। मून के ऊपर वाटर तो है इन द आइस फॉर्म, बट कैन इट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कैन इट बी यूज्ड टू हैव फ्यूल या ऑक्सीजन, ये सब चीजें एक्सप्लोर करना बाकी। अगर ये सब हम कर पाए तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइवल ऑन मून इज पॉसिबल। दूसरे शब्दों में कहें तो कोलोनाइजेशन ऑफ मून इज पॉसिबल, अगर ये सब एरियाज में हम एक्सप्लोरेशन कर पाए तो। अच्छा, स्ट्रेटजिक कंपटीशन तो अभी भी है लक्ष्य। कोल्ड वॉर के टाइम में स्ट्रेटजिक कंपटीशन वाज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अभी भी है। बट इस बार अमेरिका कंपीट रसिया से नहीं कर रहा है, यूएसएसआर से नहीं कर रहा। दिस टाइम कंपैरिजन या कंपटीशन इज गोइंग ऑन विद चाइना, क्योंकि चाइना इज आल्सो प्लानिंग टू सेंड क्रू मिशन ऑन मून बाय 2030। अब देखिए, एक ट्रीटी है जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी, जो दुनिया के कई सारे देशों ने मिल करके फाइनलाइज किया 1967 में। इस ट्रीटी के हिसाब से आउटर स्पेस जो हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद शुरू होता है, उसके बाद का जो एरिया है वो ग्लोबल कॉमन में आता है। इट बिलोंग्स टू एवरी कंट्री। तो इसका मतलब मून ऑल्सो बिलोंग्स टू एवरी वन। दैट मीन्स नो वन पर्टिकुलर कंट्री कैन हैव सोवरेनिटी ओवर मून। ये फाइनलाइज किया गया प्रोविजन एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी के हिसाब से देयर कैन नॉट बी ओनरशिप ऑफ मून या मून सरफेस, बट इट डज नॉट लिमिट यूटिलाइजेशन। आप ओन नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर एरिया को, लेकिन यूटिलाइज करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज का, एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी। तो एक तरीके की रेस वापस से शुरू हो रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। जो पहले मून पे ज्यादा से ज्यादा एरिया से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पाए उसको उतना एडवांटेज है, क्योंकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन को लेकर के कोई लिमिटेशन नहीं है आउटर स्पेस ट्रीटी में। तो इस लूप होल का शायद से फायदा उठा सकते हैं अमेरिका और चाइना, और उठाने की प्रयास में है। इसी चक्कर में एक रेस सा शुरू हो गया अमेरिका और चाइना के बीच में, बिकॉज आउटर स्पेस ट्रीटी लिमिट्स ओनरशिप ऑफ मून सरफेस। नो कंट्री कैन हैव ओनरशिप, बट इट डज नॉट लिमिट यूटिलाइजेशन। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के अलावा साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टेमिस मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो इट विल एक्ट एज ए बेस फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशन टू अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स।
प्लस एक और बात समझिए, मून कैसे बना है इसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ से एक दूसरा प्लैनेट जिसका नाम था थैया वो कोलाइड कर गया, और कोलिजन के बाद अर्थ से ही रप्चर होकर के बना है मून। तो इसका मतलब मून अर्थ से ही बना है एज पर जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। अब अर्थ को तो हमने बहुत सारा यूटिलाइज कर लिया माइनिंग करके और तमाम अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके, लेकिन मून अभी भी प्रिस्टीन फॉर्म में है, नेचुरल बेसिक फॉर्म में है। तो मून सरफेस को स्टडी करके हम लोग अर्थ के बारे में और बेहतर समझ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंटिफिक एम अंडर आर्टेमिस मिशन। मून is being seen as a time capsule which will or which may reveal the early earth condition and which may make us understand more about origin of life on earth, which is one of the most important area of exploration in the amongst the scientific community। तो इस पर्सपेक्टिव से भी मून को एक्सप्लोर किया जा रहा है। मून इज बीइंग सीन एज अ टाइम कैप्सूल। तो ये सब लक्ष्य हैं इन आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन अनलाइक अपोलो मिशन इज नॉट जस्ट अबाउट पावर प्रोजेक्शन, इट इज मोर अबाउट साइंटिफिक रिसर्च, रिसोर्स पोटेंशियल, बट यस पावर प्रोजेक्शन एंड स्ट्रेटजिक कंपटीशन तो अभी भी है ही। दिस टाइम यूएस इज कॉम्पिटिंग विथ चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग आर्टेमिस मिशन। आज भी मैंने हिंट्स को थोड़ा सा कंसाइज किया है, ना ही पूरा आंसर लिख करके दिया है, ना ही एकदम शॉर्ट में हिंट्स दिया है, बेसिक हिंट्स दिए हैं। आई थिंक दिस अप्रोच वुड बी द बेस्ट सुटेबल टू एवरीवन। ट्राई टू ऐड मोर पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्थ बाय जंप स्टार्ट मेथड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के बारे में समझते हैं। इट इज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड एज पर IUCN रेड डेटा लिस्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की 150 से भी कम बर्ड्स इनकी संख्या बची हुई है इन द वाइल्ड। देयर नंबर्स आर लेस देन 150 बर्ड्स इन द वाइल्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर अमंग्स द हेवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली पाई जाती हैं भारत के अंदर राजस्थान और गुजरात के ग्रासलैंड रीजन्स में। थोड़े बहुत पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेनली गुजरात और राजस्थान में। राजस्थान के अंदर ही सबसे ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। 150 में से 100 के आसपास तो राजस्थान में ही है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओपन ग्रास फील्ड में रहना पसंद करते हैं, फ्लैट लैंडस्केप जहाँ पे दूर दूर तक वो देख पाए। दे डो नॉट वांट मच विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन, उनको विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन पसंद नहीं है, दूर दूर तक देखना उनको पसंद है। उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 का। राजस्थान के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लोकली कहा जाता है गोदावन, वहीं गुजरात में इनको लोकली कहा जाता है घोरात। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स, मतलब जो मिल जाए वो खा लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स इनके नहीं है। अब करंट न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की संख्या गुजरात में लगातार कम होते जा रही थी। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे मेनली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के पॉपुलेशन पहले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कच्छ रीजन में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। गुजरात के अंदर वहाँ पे सिर्फ 3 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे थे, मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचा ही नहीं था। इस कारण से वहाँ पे गुजरात के कच्छ रीजन में अब नया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का रिप्रोड्यूस हो पाना इम्पॉसिबल हो गया। तो गुजरात के कच्छ रीजन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए एक नया तरीका डेवलप किया कंजर्वेशनिस्ट ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने। उसका नाम है जंप स्टार्ट मेथड। क्या है जंप स्टार्ट मेथड समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एब्सेंस ऑफ मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन कच्छ रीजन, इस कारण से जो एग्स ले डाउन हो रहे थे बाय द फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दे रिमेन्ड इनफर्टाइल। अब इसको डील करने के लिए, अब एग्स जब इनफर्टाइल होंगे तो उसको हैच करने के बाद चिक्स निकलेंगे नहीं, तो पॉपुलेशन जो है लगातार डिक्लाइन हो रही थी।
इसको डील करने के लिए मेथड लाया गया जंप स्टार्ट मेथड। इसमें क्या किया गया, एक फर्टाइल एग लिया गया फ्रॉम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर राजस्थान। उस फर्टाइल एग को लगभग 770 किलोमीटर मूव करा करके ओवर अ पीरियड ऑफ 19 आवर्स जर्नी उसको लाया गया कच्छ रीजन में। उसको 770 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव कराया गया 19 घंटे में, वाइल कीपिंग इट इन अ पोर्टेबल इंक्यूबेटर, और इसको कच्छ रीजन में लाया गया। और कच्छ रीजन में एक फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने एक इनफर्टाइल एग ले डाउन किया था। बड़ी चतुराई से वो इनफर्टाइल एग को रिमूव करके उसको रिप्लेस कर दिया कंजर्वेशनिस्ट ने उस फर्टाइल एग के साथ, जो वो जैसलमेर से लेकर के आए थे। उस बर्ड को समझ नहीं आया और उसने उस फर्टाइल एग को जो जैसलमेर से लाया गया था उसको ही इंक्यूबेट करना शुरू किया, सेकना शुरू किया। और इंक्यूबेशन के बाद लगभग 4-5 दिनों के बाद a chick has successfully hatched out of it. This method has been named as jump start method। और इसके साथ ही कच्छ रीजन में पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों से नेचुरल तरीके से कच्छ रीजन में, अब पूरे गुजरात में नेचुरल तरीके से 10 सालों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ नहीं था। लेकिन इस जंप स्टार्ट मेथड से, जिसमें एक फर्टाइल एग को राजस्थान से लाया गया और उसको हैच करवाया गया है इन कच्छ रीजन, एंड दैट हैज लेड टू द फर्स्ट बर्थ ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन वाइल्ड इन गुजरात इन लास्ट 10 ईयर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज ये है कि आरबीआई ने अब मैंडेटरी कर दिया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अब चाहे यूपीआई बेस्ड पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पेमेंट करें, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि सिर्फ ओटीपी बेस्ड पेमेंट नहीं होगा, कम से कम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। कुछ भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, यानी कि अगर पिन के साथ पेमेंट कर रहे हैं तो साथ में ओटीपी चाहिए, पासवर्ड के साथ पेमेंट कर रहे हैं तो साथ में ओटीपी चाहिए, बायोमेट्रिक यानी कि थंब इंप्रेशन वगैरह के साथ पेमेंट कर रहे हैं तो साथ में ओटीपी चाहिए। सिर्फ ओटीपी से या सिर्फ बायोमेट्रिक या पासवर्ड से पेमेंट नहीं होगा। ये मेनली क्यों किया जा रहा है समझो। बहुत बार आपने भी ऐसा किया होगा कि ओटीपी शेयर कर देते हैं, मतलब ओटीपी आया आपके फोन पे, आपने वो ओटीपी शेयर कर दिया और उस ओटीपी की मदद से पेमेंट हो गया, राइट। अब ये सब नहीं हो पाएगा, अब ओनली ओटीपी बेस्ड पेमेंट नहीं होगा, ओटीपी के साथ साथ बाकी कम से कम एक ऑथेंटिकेशन और चाहिए होगा। सो ये जो नया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया गया है, इट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू कर्ब राइजिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स लाइक फिशिंग। फिशिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। फ्रॉडस्टर्स जो हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले लोग, वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, हमारा पिन नंबर या पासवर्ड निकाल लेते हैं। तो जिस भी तरीके से वो निकाल लें, उसको, उन सारी एक्टिविटीज़ को, साइबर फ्रॉड की एक्टिविटीज़ को कहा जाता है फिशिंग। जब फ़ोन करके वो हमसे बातचीत करके हमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं तो उसको कहा जाता है विशिंग। वॉइस की मदद से फिशिंग को कहा जाता है विशिंग। सिम स्वैप स्कैम्स भी होते हैं, एक मोबाइल चुरा लिया, मोबाइल का सिम निकाल करके दूसरे मोबाइल में डाल दिया, ये सब करके भी आजकल बहुत साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया गया है। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ चुका है। ये प्रश्न 2018 में आया था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इफ नीडेड यू कैन रीड दिस हिंट्स ऑल्सो। मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम ऑनलाइन पेमेंट जनरली करते हैं, वो ऑलरेडी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। इसे भीम ऐप में आप देखोगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, डेबिट कार्ड में ऑलरेडी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। यानी कि एक तो आपका डेबिट कार्ड हो गया, दूसरा हो गया आपका पिन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़्यादातर चीज़ों में ऑलरेडी है, इसलिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में अंतर नहीं पड़ना चाहिए विद दिस न्यू रूल। बहुत सारी चीज़ों में टू फैक्टर या थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एलएनजी वर्सेस एलपीजी। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, एलएनजी, एलपीजी, इन सब की शॉर्टेज चल रही है हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द गल्फ रीजन। लेकिन एलएनजी के मुकाबले एलपीजी का शॉर्टेज ज़्यादा है। तो आई एम सो सॉरी, एलपीजी का शॉर्टेज ज़्यादा है।
इस कॉन्टेक्स्ट में हमें अच्छे से समझना चाहिए क्या अंतर होता है एलएनजी और एलपीजी के बीच में। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब इसमें मेनली क्या होगा, मीथेन होगा, CH4, सिंगल कार्बन वाला। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेचुरल गैस, मीथेन तो नेचुरली रूम टेम्परेचर पे एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस फॉर्म में रहता है। उसको लिक्विफाई किया जाता है पहले, ताकि उसका वॉल्यूम कम हो। अदरवाइज एक देश से दूसरे देश में उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? अगर गैसियस फॉर्म में रहेगा तो उसकी वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होगी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन होगा। तो उसको पहले लिक्विफाई किया जाता है। नेचुरल गैस यानी कि मीथेन को लिक्विफाई किया गया एट अ वेरी लो टेम्परेचर, -160 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कहा जाएगा क्रायोजेनिक लिक्विफिकेशन, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई किया जा रहा है, तो क्रायोजेनिक लिक्विफिकेशन किया गया। तो बहुत लो टेम्परेचर पे ला करके उसको लिक्विफाई किया जाता है, फिर उसको टैंक्स में स्टोर किया जाता है और एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गया एलएनजी। अच्छा, नेचुरल गैस जनरली कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ग्राउंड एक्सट्रैक्शन से, जहां जहां पे क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है नेचुरली, उससे एसोसिएटेड कभी कभार वहां पे नेचुरल गैस भी मिल जाता है इन द अपर रीजन। तो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से मिलता है, ठीक है, जनरली। अब नेचुरल गैस को लिक्विफाई किया हमने -160 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन करके, उसको हमने बना दिया लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया एक देश से दूसरे देश में। अच्छा, फिर मान लीजिए भारत में आया नेचुरल गैस वेस्ट एशियन कंट्री से। अब उस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को घरों में ऐसे पाइप की मदद से सप्लाई किया जाता है, तो उसको कहा जाता है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे गैसियस फॉर्म में सप्लाई हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में सप्लाई नहीं हो रहा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए। उसको फिर सिलिंडर्स में भर करके अगर गाड़ियों में फिट कर दिया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, तो उसको कहा जाता है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यूज्ड टू पावर व्हीकल्स। तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल कुकिंग के लिए भी होता है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है। कुकिंग के लिए होता है इन द फॉर्म ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आते हैं एलपीजी के ऊपर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के ऊपर। एलपीजी के अंदर होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड या 4 कार्बन वाला कंपाउंड। यहां पे था मीथेन, सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड। अब 3 कार्बन या 4 कार्बन वाला कंपाउंड है C3H8 या C4H10। तो नेचुरल सी बात है कि ये ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। इसको उतना कम टेम्परेचर नहीं चाहिए जितना एलएनजी को लिक्विफाई करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। इसको -160 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जाना है लिक्विफाई करने के लिए। इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए और थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, लो टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर पे इट बिकम्स लिक्विड। और इसको इस तरीके के सिलेंडर में भर करके और लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हमारे घरों में ये लिक्विड फॉर्म में आता है, और फिर जब हम इसको रिलीज करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आकर के ये फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मेनली इस्तेमाल होता है कुकिंग पर्पस के लिए। तो एलपीजी का मेनली इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए। एलएनजी का इस्तेमाल हो सकता है कुकिंग के लिए इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी। ज्यादा आजकल शॉर्टेज है एलपीजी का। शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि एलपीजी और एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग अलग है। देखिए, एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कार्गो टैंक्स रहते हैं वो इस तरीके के होते हैं, स्फेरिकल, जिनको कहा जाता है बाई लोब या ट्राई लोब। रीजन बीइंग, एलएनजी को जब भी ट्रांसफर किया जाना है, ट्रांसपोर्ट किया जाना है, तो इसको एक क्रायोजेनिक टैंक के अंदर रखना है। क्रायोजेनिक टैंक मतलब जिसकी टेम्परेचर बहुत कम हो, -160 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। तो एलएनजी रिक्वायर्स क्रायोजेनिक इंसुलेटेड टैंक हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। स्फेरिकल शेप का इस तरीके का होता है, बाई लोब या ट्राई लोब। वहीं एलपीजी जो होता है, हमारे घरों में भी तो ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में आता है। इसी का लार्ज फॉर्म आप मान लीजिए सिप टैंक होता है। एक बड़ा सा एलपीजी का टैंकर होगा जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो क्विकली रिवाइज कर देते हैं। एलएनजी
है कुछ नहीं, नेचुरल गैस मीथेन है। उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को बहुत लो टेम्परेचर रखना होगा, -160 डिग्री सेल्सियस। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरीके का स्फेरिकल बाइलोब या ट्राइलोब कार्गो चाहिए होता है, एलएनजी। एलएनजी को हम कन्वर्ट कर देते हैं पीएनजी में फॉर कुकिंग, सीएनजी में फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एलपीजी, एलपीजी प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी थोड़ा समझ लो। जब हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग के दौरान पेट्रोल डीजल तो बनता ही है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत एलपीजी भी प्रोड्यूस होता है गैसियस फॉर्म में। तो सबसे पहले उसमें से निकल करके आता है वो होता है एलपीजी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी का मेनली इस्तेमाल होता है कुकिंग पर्पस के लिए। एलपीजी होता है थोड़ा सा उसको प्रेशराइज किया गया, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर लो डाउन किया गया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके के सिलिंड्रिकल कार्गो में होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हार्ड से रिलेटेड जो हमने प्रश्न दिया था प्रीवियस डे, हार्ड, इट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। मैंने कहा था ना कि थार्ड से सुपीरियर है S-400। हीलियम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो हीलियम से स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट गलत है। रिलेटेड, यू सी, हीलियम लिक्विफाइज एट हाइयर टेम्परेचर देन मीथेन, दिस इज रॉन्ग। हीलियम को लिक्विफाई करने के लिए और कम टेम्परेचर चाहिए। मीथेन आज ही हमने देखा, नेचुरल गैस लिक्विफाई होता है कितने पे, -160 डिग्री सेल्सियस पे। हीलियम को लिक्विफाई करने के लिए -260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाना होगा। सो ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग पूछा गया है यहाँ पे। बायोलॉजिकल सेक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बायोलॉजिकल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोजोम, XX का मतलब फीमेल, XY का मतलब मेल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बटरफ्लाई स्पेसीज जो जुबीन गर्ग जी के नाम के आगे रखा गया है वो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।